साथियों नमस्कार। यो डाइस प्लस 2020-21 की एंट्री के अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। हमने पिछले वीडियो में 1.1 से लेकर के 1.26 बिंदु तक की प्रविष्टि किस प्रकार की जानी है उसके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया था। अब हम आगे देखेंगे कि 1.27 से लेकर के आगे की प्रविष्टि जो है वो कैसे की जानी है। तो हमने जैसा देखा था साथियों कि हमने 1.26 तक की प्रविष्टि कर लिया था, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा कर लिया है कब जो मार्क है वो दिखाई देने लगा है। यदि हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटेड का जो विवरण है वो दिखाई देगा। अब हम यदि आगे की बात करें तो यहाँ पर आपको अगला बिंदु जो है, अगला स्टेज जो है वो भी आपको यहाँ पर पूरा कर लिया हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे पूरा कर लिया है। तो फिर भी आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ कि 1.27 से लेकर के 1.39 की प्रविष्टि कैसे की जानी है। तो आइए देखते हैं कि इन बिंदुओं की प्रविष्टि कैसे की जानी है। 1.27 से लेकर के 1.39 तक की प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं भाषा के विषय में। तो यहाँ पर 1.27 में है कि अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ मातृभाषा में ही उनकी शिक्षा दी जाती है, इसलिए यहाँ पर हाँ का विकल्प हमने चयन किया है। यदि आपके यहाँ पढ़ाने का माध्यम कुछ और है तो आप उसका भी चयन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश इत्यादि विषय जो हैं वो जो भाषा हैं उनका विकल्प यहाँ उपलब्ध है। आगे जब हम जाते हैं 1.28 में, 28 के बाद जो है 1.29 में जाते हैं, तो आपको साथियों यहाँ पर दिया हुआ है विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें। तो 3 भाषाओं को हमें यहाँ पर चयन करना है। जैसे हम यदि मिडिल स्कूल की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो है भाषा हम यहाँ पढ़ाई जाती है। प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी, इंग्लिश है और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ संस्कृत का भी कुछ अंश दिया हुआ है, तो हमने उसका चयन कर लिया है साथियों। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले यहाँ पर 1.34 बिंदु आ जाता है। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ 1.29 के बाद सीधे 1.34 आता है, अर्थात 1.30 से लेकर के 1.33 तक का जो बिंदु है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर ने उसे पहले ही हाइड कर रखा है, वो हमारे विद्यालय के लिए लागू नहीं होता है। तो आपके विद्यालय के लिए जो लागू होगा वही आपको यहाँ पर उपलब्ध दिखाई देगा। 1.34 में जाएंगे तो यहाँ पर दूरियों का विवरण जो है वो दिया गया है। निकटतम प्राथमिक शाला जो कि सरकारी हो या सरकारी सहायता प्राप्त हो, ऐसे प्राथमिक शाला के निकटतम प्राथमिक शाला की दूरी यहाँ से कितनी है उसकी जानकारी आपको यहाँ भरनी है। उच्च प्राथमिक शाला अर्थात मिडिल स्कूल, उसकी दूरी यहाँ से आपके विद्यालय से कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पर किलोमीटर में भरनी है, ध्यान रखिएगा किलोमीटर में भरनी है। माध्यमिक स्कूल से तात्पर्य मिडिल स्कूल से नहीं है दोस्तों, माध्यमिक स्कूल से तात्पर्य हाई स्कूल से है। मिडिल स्कूल जो होता है वो पूर्व माध्यमिक विद्यालय होता है, माध्यमिक विद्यालय नहीं होता है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय होता है। तो उसकी जानकारी यहाँ पर हमें भरनी कि हाई स्कूल, निकटतम हाई स्कूल जो है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, आपके विद्यालय से कितनी दूरी पर है। निकटतम हायर सेकेंडरी की स्कूल जो है वो, जूनियर कॉलेज जो है वो कितनी दूरी पर है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी है 1.34 में। इसी प्रकार जब हम जाते हैं 1.35 में, तो यहाँ पर एक विकल्प दिया हुआ है, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है। यदि हाँ तो हाँ का विकल्प चयन करेंगे, नहीं तो नहीं। जो आपके यहाँ की आवश्यकता होगी उसका चयन आप करेंगे। इसके बाद साथियों हम जाएंगे 1.36 में। इसमें विकल्प दिया हुआ है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है। सरकारी, यह केवल सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ही है यह जानकारी। तो हमारे यहाँ यदि नहीं है तो हम नहीं करेंगे। यदि इसे हम हाँ करते हैं, यदि आपके यहाँ हाँ है, आपका जो कैंपस है उसी के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है, तो उसका कोड डालना होगा। उसमें पढ़ने वाला अध्ययनरत जो बच्चे हैं उस केंद्र में दर्ज जो बच्चे हैं उनके बालक बालिका की संख्या यहाँ डालनी होगी। इसके बाद आपको डालना होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है या नहीं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो हमारे यहाँ के लिए यह लागू नहीं होता, तो हमने यहाँ पर नहीं का विकल्प जो है वो चयन किया है। इसके बाद अगला सेक्शन जो आता है सभी सेक्शनों के लिए स्कूल की रूपरेखा जो है, तो इसमें 1.37 जो विकल्प है, बिंदु है, इसमें आपको देखने को मिलेगा शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षणिक वर्ष में। गत शैक्षणिक वर्ष का तात्पर्य है साथियों, आपको यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे तो डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो है वो आप 2020-21 के लिए भर रहे हैं, अर्थात अभी जो सत्र बीता है उस सत्र के लिए हम भर रहे हैं, यानी 30 सितंबर 2020 की स्थिति में भर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2 वर्ष से पहले पिछला DCF जो भराया है उसके पहले जो भी DCF भराता था वो 30 सितंबर की स्थिति में भराता था, और 1-2 महीने सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तक या अधिकतम दिसंबर तक यह कार्य पूर्ण हो जाता था। लेकिन अभी कोरोना काल के कारण कुछ गतिविधियां जो हैं वो विलम्ब हुई हैं, गतिविधियों में विलम्ब हुआ है। तो इस कारण से यहाँ पर जो जानकारी भरेंगे वो 30 सितंबर 2020 की स्थिति में भरेंगे। तो 30 सितंबर 2020 की स्थिति में गत शैक्षिक सत्र में गत शैक्षिक वर्ष में
कितने दिन विद्यालय लगे हैं वो आपके यहाँ जो लागू होता है उसकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, अर्थात 2019-20 की जानकारी इसमें भरी जाएगी। इसके बाद एक अगला विकल्प जो है 1.38 जो है वो बच्चों के लिए औसत स्कूल का समय, अर्थात बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या, कितने समय तक आपके यहाँ विद्यालय में बच्चे रहते हैं। तो हमारे यहाँ 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक विद्यालय लगता है, कुल 6 घंटे का समय जो होता है वो है। और इसके साथ ही 1.39 जो है वो अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय, जो प्रतिदिन अध्यापकों के लिए विद्यालय में ठहरने की घंटों की संख्या है उसकी जानकारी हम यहाँ भरेंगे, जो निश्चित रूप से बच्चों की संख्या से, बच्चों के समय से अधिक ही होगा। इस प्रकार हम इस सेक्शन में 1.27 से लेकर 1.39 तक की प्रविष्टि पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने के बाद यहाँ जमा करें और आगे बढ़ें के विकल्प पर जाएंगे, अर्थात हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम सेव करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 1.4 में पहुँचता है। इसमें विकल्प आपको देता है क्या CCE को स्कूल में लागू किया जा रहा है। यदि CCE को स्कूल में लागू किया जा रहा है तो उसे हाँ करेंगे। RTE के तहत CCE लागू है तो हम उसमें हाँ का विकल्प डालेंगे। यदि CCE लागू किया गया है तो उसमें बच्चों का रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है या नहीं, उससे भी हम हाँ करेंगे। और रिकॉर्ड को माता पिता से साझा किया जा रहा है कि नहीं, उसके भी विवरण हम यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों 1.43, कुछ बिंदु छूट गए हैं जो हमारे लिए एक्टिव नहीं थे, हमारे लिए आवश्यक नहीं थे, उन बिंदुओं को यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। तो क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे, अर्थात आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल में नामांकित हैं, जो विशेष आवश्यकता नहीं कहेंगे इन्हें कहेंगे ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, या शाला त्यागी जो बच्चे हैं, या फिर लंबे समय से अनुपस्थिति वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, क्या वो विद्यालय में चल रहा है। तो यदि चल रहा है तो हाँ करेंगे। तो यहाँ पर उस प्रकार के बच्चे जो हैं उनकी उनकी संख्या और विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है, इनकी जानकारी, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर भरनी होंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई क्लास नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं कोई विकल्प चयन किया है। इसके बाद है वर्तमान वर्ष में उपचारिक प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, यह भी 0 हो जाएगा। और शैक्षिक सत्र कब प्रारंभ होता है माह बताएं। जैसे शैक्षणिक सत्र जो है वो किस महीने में प्रारंभ होता है, तो हमारे यहाँ जून से चालू हो जाता है, 16 जून से आमतौर पर स्कूल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जून महीने का चयन किया है, इसे 1.45 में हम फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचते हैं 1.46 में, क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ था। तो हाँ, हमें पूरा सेट प्राप्त हुआ था। यदि हाँ तो वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्यपुस्तकें कब प्राप्त हुई थी, उसका माह जो है वो हमें यहाँ पर प्रविष्ट करना है। इसके बाद ये जो जानकारी है दोस्तों वो 2020-21 की है, अर्थात वर्तमान सत्र की है। वर्तमान सत्र से तात्पर्य, अब तो 2020-21 भी समाप्त हो गया है, तो वर्तमान सत्र से तात्पर्य 2020-21 की है, अर्थात जो तो करंट में बीता है उस सत्र की जानकारी। ध्यान रखिएगा, हम 30 सितंबर 2020 की स्थिति में जानकारी भर रहे हैं, 30 सितंबर 2020 की स्थिति में जानकारी भर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो 30 सितंबर 2020 की स्थिति में हम इस जानकारी को फिल करेंगे। तो क्या अगला जो बिंदु है वो है, क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री सप्लीमेंट्री मटेरियल्स जो हैं वो प्राप्त हुए थे। यदि हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण, TLM सामग्री की उपलब्धता इत्यादि की जानकारी को भी हम यहाँ पर भरेंगे, जो कि बिंदु क्रमांक 1.48 में है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त किया था, हाँ। TLM उपलब्ध है, हाँ। खेल कूद की सामग्री जो है वो उपलब्ध है। अब आता है मॉनिटरिंग की संख्या, गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों की संख्या, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, CRC समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के द्वारा दौरों की संख्या। तो हम इसे भर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ के लिए जो ये भी जो है वो 2019-20 की जानकारी इसमें भरी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 2019-20 की जानकारी भरी जाएगी गत शैक्षिक वर्ष में। गत शैक्षिक वर्ष अर्थात ये 2020-21 की जानकारी है, तो यहाँ गत शैक्षिक वर्ष हो जाएगा 2019-20 की जानकारी। 2019-20 की जानकारी, तो इसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसे फिल करने के बाद हम इसे जमा करें और आगे बढ़ने के विकल्प पर जाएंगे। सारी जानकारियाँ यदि सही हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, प्रीवियस पेजेस सेव्ड। अब इसके बाद 1.50 से लेकर के 1.151 तक की जानकारी जो है वो प्रबंधन की जानकारी है, शाला प्रबंध समिति की जानकारी है। तो दोस्तों इसके विषय में भी हम देख लेते हैं कि इसमें हम SMC की जानकारी इत्यादि की एंट्री प्रविष्टि करेंगे। इसके विषय में हम अगले वीडियो में विस्तार से थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।